दोस्तों, यमन पर एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमला कर दिया है। यह हमला यमन की एक बंदरगाह उदयद पोर्ट के पास किया गया है, जिसमें एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स यमन की हुदैद बंदरगाह के पास से गुजरे और बम गिराते हुए आगे निकल गए। 3 बार उन फाइटर जेट्स ने यमन पर हमला किया, लेकिन फिर भी इन हमलों से यमन को ज्यादा नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने यह हमले कल रात ही किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन फाइटर जेट्स ने यमन के पास से ही किसी दूसरे देश के एयर स्पेस से यह उड़ान भरी थी। यह एयर स्पेस किस देश का था जिसने यमन पर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के जेट्स को उड़ान भरने की इजाजत दी? अभी इस बात का पता नहीं चला है। इसमें ओमान तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओमान ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के लिए अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए थे। शायद अमेरिका ब्रिटेन यह बात भूल चुके हैं कि यमन पर लगातार 8 सालों तक सऊदी अरब ने इससे भी खतरनाक गोले छोड़े हैं, लेकिन वह आज तक यमन को खत्म नहीं कर सके। और सऊदी अरब ने पिछले 8 सालों में जिन मिसाइल्स और बमों का इस्तेमाल किया था, उन्हें भी अमेरिका और ब्रिटेन ही सऊदी अरब को दे रहा था। और इतने हमले झेलने के बाद भी यमन आज भी अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा है और फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। जब यमन पर कोई हमला करता है तो वह बिल्कुल चुप नहीं बैठता और अपने दुश्मन को करारा जवाब जरूर देता है। इसीलिए यमन ने अब एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है और रेड सी में मौजूद अमेरिका की युद्ध पर दाग दिया है, जिनमें उस तरह की कई मिसाइलों को अमेरिका की युद्ध पोत पर यमन ने दागा है। वहीं अमेरिका ने फिर वही बात कही है कि हमारे लड़ाकू विमानों ने इन मिसाइलों को शिप तक पहुंचने ही नहीं दिया और उन्हें हवा में ही रोक दिया। लेकिन यह तो अमेरिका का कहना है। जब यमन इस हमले की पूरी जानकारी देगा, तब पता चलेगा कि अमेरिका की युद्धपोत को आखिर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि पिछली बार भी जब यमन ने अमेरिका और ब्रिटेन की नेवल वॉरशिप पर हमला किया था, तब भी अमेरिका ने कहा था कि उन्होंने यमन की मिसाइल को हवा में ही रोक दिया था। लेकिन बाद में पता चला था कि शिप को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दोस्तों, उधर सऊदी अरब का एक शिप रेड सी से गुजर रहा था और सऊदिया अरब को हूथी का इतना डर सता रहा था कि उसने अपने कार्गो शिप पर यह लिख दिया कि वीएल नो कॉन्टेक्ट इजराइल। मतलब सऊदी अरब ने रेड सी में अपने कार्गो शिप को बचाने के लिए साफ तौर पर लिखा कि हमारा इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हूथियों ने उस कार्गो शिप को आराम से रेड सी में आगे जाने दिया। इसके पीछे की वजह है कि यमन ने पहले ही कह रखा है कि जिस जहाज पर यह लिखा होगा कि हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं है, तो हम उसे रेड सी में बिना नुकसान पहुंचाए आगे जाने देंगे। और जिस शिप पर इजराइल का झंडा लगा होगा या वह किसी भी तरह से इजराइल का सपोर्ट करता होगा, तो हम उस शिप पर हमला करेंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अपने जहाज को बचाने के लिए अब रेड सी में हूथियों की बात मानकर शिप पर लिख दिया है कि वीएल नो कॉन्टेक्ट इजराइल। यमन की इस बात से एक चीज साफ पता चलती है कि यमन अपने वादों को पूरा कर रहा है और उसने वही किया भी है जो बात बोली है। यमन का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में फिलिस्तीन में अपने हमले नहीं रोकेगा, युद्ध को नहीं रोकेगा, तब तक हम रेड सी में ना तो इजराइल के शिप्स को आगे जाने देंगे, ना ही अमेरिका के। और अब तो ब्रिटेन के भी शिप को हम रेड सी पार नहीं करने देंगे। दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को 150 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ और गाजा ने अपने अपने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें दोनों ने बताया कि किसने कितने हमले किए, किसने किसके कितने सैनिक मारे और कितने लोगों को मारा। इजराइल ने आईडीएफ डाटा के अनुसार बताया कि हमने 9,000 से ज्यादा हमास के साथ देने वाले लोगों और उनके साथियों को मारा है। इसके अलावा आईडीएफ ने बताया कि लेबनान में उन्होंने 170 हिजबुल्लाह के लोगों को मारा है। गाजा में हमने 300 टारगेट बनाए और उन पर हमला किया। वहीं लेबनान में हमने हिजबुल्लाह के 750 ठिकानों पर हमले किए हैं। आईडीएफ ने बताया कि 17,000 टन गाज में आने वाले सहायक सामग्री से भरे ट्रकों को अच्छे से चेकिंग करके हमने गाजा में जाने दिया। दूसरी तरफ गाजा ने जो डाटा सामने रखा है, उसमें बताया गया है कि उसने इन 100 दिनों में 11,000 गोले और रॉकेट दागे हैं, जिसमें से 9,000 गाजा से लॉन्च किए गए
और 2000 लेबनान से लॉन्च किए गए हैं। अब तक के 100 दिनों के युद्ध में गाजा में 2 लाख लोगों की जान गई है। अब इजराइल तो 9000 लोगों के ही मारे जाने की बात कर रहा है, लेकिन गाजा में तो 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसी से साफ पता चलता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दोस्तों, अब रूस भी यमन के साथ इस जंग में शामिल होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यमन पर अमेरिका अपने हमले नहीं रोकेगा तो उसे रूस का भी सामना करना पड़ सकता है। रूस का एक हिस्सा है चैतन्य, जहां की आर्मी को दुनिया की सबसे निडर आर्मी कहा जाता है, और अगर रूस यमन का साथ देने आगे बढ़ता है तो चैतन्य की यह आर्मी सीधे तौर पर यमन के साथ खड़ी होगी और इस जंग में लड़ेगी, जिससे इजराइल की परेशानी कई गुना बढ़ने वाली है। उधर हिजबुल्लाह ने लेबनोन से कमान संभाल रखी है और अमेरिका के बेस पर हमले कर रहा है। इन सारे ही देशों ने मिलकर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रखी है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि वह यह जंग गाजा में हार जाए। इसीलिए वह अमेरिका के दम पर वह सारी चीजें कर रहा है जिससे वह जीत सके। जहां एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर इजराइल का साथ दे रही है, तो दूसरी तरफ यमन जैसे देश, जो इतने अमीर तो नहीं है लेकिन अपने जुनून और हार ना मानने वाले जज्बे के साथ इजराइल से तो लड़ ही रहे हैं, वहीं अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी देशों ने अमेरिका के हमले, सिविल वॉर और गरीबी पिछले 10 सालों से झेल रखी है। फिर भी यमन, ईरान और इराक आज भी वैसे ही खड़े हैं। साथ ही यमन ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि वह शीतकाल युद्ध में वियतनाम में किस तरह से हारा था, किस तरह से अमेरिका जैसी सुपर पावर को एक छोटे से देश वियतनाम ने भागने पर मजबूर कर दिया था, और उस युद्ध में अमेरिका को अपने सैनिकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने पड़े थे। इसी बात को हुतियों ने अमेरिका को याद दिलाते हुए कहा है कि हम कमजोर नहीं हैं और आने वाले समय में तुम्हें इन सारी चीजों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।